Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analysis our unit 7 इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह करना। सिंपल सी हम भाषा में बात करें तो स्टेट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हथियार उठाना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट। that ever since the formation of the Indian Union in 1947, insurgency has been one of the biggest challenge. Generally, insurgency is marked by violence involving some or large section of the society, and there are several examples of insurgency from different part of India, that is in northeastern India, in Punjab and in Jammu and Kashmir. तो इंट्रोडक्शंस में आपको क्या बोला है मैंने कि इंडियन यूनियन अगर हम बात करें मीन्स जब से हम आज़ाद हुए 1947 से, तब से इंसर्जेंसी जो है वो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम और चैलेंज के रूप में इंडिया के सामने प्रेजेंट है। और अभी तक अगर हम बात करें तो इंसर्जेंसी चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हो, पंजाब में हो और जम्मू एंड कश्मीर में, वो हमें बीच बीच में दिखाई भी देती है। और इंसर्जेंसी का मतलब भी है कि कुछ सेक्शंस हैं जो सोसाइटी में जो स्टेट के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब इंट्रो में जस्ट आपको डालना है। अब है दैट व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंसर्जेंसी। सो एन इंसर्जेंसी इज़ ए वायलेंट अटेम्प्ट टू अपोज ए कंट्रीज गवर्नमेंट कैरिड आउट बाय सिटीजन टू दैट कंट्री। सिंपल है, देश के ही हमारे नागरिक हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न में हो। ठीक है, लेकिन इंसर्जेंसी में होता है क्या है कि वो वॉयलेंट अटेम्प्ट करते हैं टू अपोज द गवर्नमेंट और टू अपोज द स्टेट। सिंपल है, स्टेट के खिलाफ और राज्य के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके हथियार उठा लेना, और ये इंसर्जेंसी की डेफिनेशन हुई। अकॉर्डिंग टू द S.K. चौबे, ये पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने कहा है दैट इंसर्जेंसी एज ए रिबेलियन अगेंस्ट एन ऑर्डर और एन अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है और जो ऑर्डर है, सो मीन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, उसके अगेंस्ट में रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, हथियार उठा लेना, वही। ठीक है, तो वॉयलेंट कहो, रेबेलियन बोलो, अगेंस्ट बोलो, ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो एस के चौबे ने क्या बोला है दैट इंसर्जेंसी एज ए रेबेलियन अगेंस्ट एन ऑर्डर और एन अथॉरिटी। द इंडियन आर्मीज डॉक्ट्राइन related to insurgency is that it is an organized armed struggle by a section of the local population against the state and usually with the foreign support। हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने एक सिद्धांत दिया है और उन्होंने कहा है कि इंसर्जेंसी का मतलब ही है जहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल, मतलब सिंपल सी बात है, हथियार उठाते हैं ऑर्गेनाइज्ड रूप में, मीन्स प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, और इन लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है तो फौरन इनके ऊपर सपोर्ट होता है, और देश में माहौल ख़राब करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इंडियन आर्मीज़ के अकॉर्डिंग इंसर्जेंसी का मतलब हुआ। तो इंसर्जेंसी की आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, S.K. चौबे के अकॉर्डिंग लिखना है कि उन्होंने बोला इंसर्जेंसी एज ए रेबेलियन अगेंस्ट एन ऑर्डर। और फिर इंडियन आर्मी की जो डॉक्ट्राइन है वो क्या कहती है दैट ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स स्ट्रगल है ये बाय सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, किसके अगेंस्ट द स्टेट और यूजुअली विद द फॉरेन सपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर आपको लिखना है। आगे है कि क्या इंसर्जेंसी और टेररिस्ट ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, तो आप कहेंगे कि दैट इंसर्जेंट टेंड्स टू बी यूज सिमिलर काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटी एज टेररिस्ट डू बट दे आर नॉट द सेम। ये कई बार जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो करते हैं, टेररिस्ट जो हथियार उठाते हैं, वैसा ही पैटर्न इनका होता है, बट दे आर नॉट सेम एज द टेररिस्ट। ये इनमें अंतर है इंसर्जेंसी और टेररिस्ट में। तो क्या अंतर है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। दैट इंसर्जेंट ग्रुप जो है नॉर्मली कैरी आउट इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फॉर प्रोपागेंडा, एंड टेररिस्ट ग्रुप ऑन द अदर हैंड डू नॉट इंजॉय पॉपुलर सपोर्ट। इंसर्जेंट जो ये ग्रुप है ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैरी करता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मीन्स लोगों को भड़काता है, प्रोपागेंडा तैयार करता है, लोगों को एक साथ अपने साथ जोड़ता है। तो ये संगठन के रूप में मास
मोबिलाइजेशन, कलेक्टिव फॉर्म में ये साथ आते हैं इंसर्जेंट ग्रुप, और ये लोगों को भड़काते हैं, ठीक है, राज्य के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन टेररिस्ट ऐसे नहीं होते, टेररिस्ट कोई भड़काने का काम नहीं, वो तो डायरेक्ट अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक ये अंतर हो गया कि इंसर्जेंट जो ग्रुप है वो कैरी आउट द इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विच कैरी आउट द प्रोपागेंडा अगेंस्ट द स्टेट, बट ऑन द अदर हैंड टेररिस्ट डू नॉट इंजॉय पॉपुलर सपोर्ट। टेररिस्ट लोगों को कोई लोगों का साथ नहीं मिलता है। दूसरा डिफरेंस है दैट गोल ऑफ इंसर्जेंसी इज टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, बट द टेररिस्ट ग्रुप डू नॉट अटेम्प्ट टू ब्रिंग पॉलिटिकल चेंज, इंस्टेड दे क्रिएट द फियर। ये एक मेजर अंतर है। इंसर्जेंसी में क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये सरकार के सामने एक चैलेंज के रूप में, मीन सरकार के जो पॉलिटिकल जो चेंज है उसको वो कोशिश करते हैं बदलने की। लेकिन टेररिस्ट ग्रुप कोई पॉलिटिकल बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, हिट करते हैं लोगों को या गवर्नमेंट मशीनरी को, जिससे कि दहशत, फियर जो है वो अराइज हो। तो एक ये सेकंड अंतर है। एंड in most countries including India, counter insurgency operations are usually carried out by the military and the government with proper political, economic and social measures, and also perception management aimed at winning heart and mind of the people. तो इंसर्जेंसी की वेरियस डेफिनेशन मैंने बताई आपको, और ये बताया कि टेररिस्ट से कैसे अलग हैं ये इंसर्जेंट। लास्ट में फिर अभी जो मैंने बोला वो ये है कि ज़्यादातर कंट्रियां जो हैं, खासकर इंडिया, वहाँ पे इंसर्जेंसी से निपटने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। सिंपल सी, इसमें दो तरीके हैं। पहला, जो नहीं मान रहे हैं उनको डायरेक्ट आर्मी, पुलिस और जो भी मीन्स हमारी एजेंसीज़ हैं वो हिट करेंगी। और दूसरा, जो कॉमन पीपल हैं, मीन्स जिनको बहलाया जा रहा है, जिनको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उनको लाया जा रहा है, ठीक है, जिनका माइंड सेट बदलने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों का माइंड और हार्ट चेंज किया जाता है। मीन्स उनसे बात करके, उनकी प्रॉब्लम को सुन करके, उनको साथ ले करके। तो ये आप समझो, देखो टेररिस्ट में ऐसा नहीं होता। टेररिस्ट में तो सीधा हम ठोकते हैं उनको, ठीक है, जैसे ही टेररिस्ट मिले सीधा उनको मार दो, उनका एक ही इलाज है। लेकिन इंसर्जेंट जो होते हैं उसमें हम जो उनके मेन आका हैं, जो उनके जो मेन पीछे जो लोग हैं उनको तो ठोकेंगे सीधा, लेकिन जो कॉमन पीपल हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, जस्ट जो प्रोपागेंडा के थ्रू, जो साइकोलॉजिकल, जिनको बहलाए फुसलाया गया, उनके हार्ट और माइंड को चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। तो दोनों मेथड है इसमें, फोर्स का भी यूज़ करते हैं और सॉफ्ट जो है मेथड भी यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द जेनेसिस ऑफ इंसर्जेंसी इन इंडिया। सो फ्रेंड, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, कि इंडिया में जो ये इंसर्जेंसी है इसका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर दैट लीड्स टू बी द ओरिजिन ऑफ इंसर्जेंसी, and some of the factor are real and some of the factor are imaginary, and various historical, ideological, political, religion, language and other factor also responsible for the insurgency in India. देखो, इंसर्जेंसी के जो पीछे फैक्टर है मैंने बताया, एक तो वो रियल फैक्टर भी हैं, मीन्स वो हम देखेंगे आगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो पीपल जो कई बार विद्रोह करते हैं वो उनकी रियल डिमांड भी है। कुछ फैक्टर हैं वो अनरियल, उसको इमेजिनरी भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक कह सकते हो जो फॉरेन जो प्लेयर हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, वो भड़काने का काम करते हैं। ऐसा मीन्स कॉमन पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहरी ताकतें जो हैं वो सरकार के खिलाफ ऐसे कदम उठाती हैं। सो रियल रीज़न भी हैं और कुछ इमेजिन्ड जो मीन्स रीजन भी हैं। बाकी इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, कोई सोशली, कल्चरल, मतलब ये सब फैक्टर भी हैं ओवरऑल। आगे है जो द इंसर्जेंसीज हैव लीडर्स, कैडर एंड पॉपुलर सपोर्ट, आइडियोलॉजी एंड स्पेसिफिक गोल। जो भी इंसर्जेंसी होगी उनके पास प्रॉपर लीडर सपोर्ट होगा, उनका प्रॉपर कार्डर होगा, मीन्स जिसमें वो भर्ती करेंगे नए लोगों की,
पॉपुलर स्पोर्ट होगा, उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी होगी, इसके अलावा उनका स्पेसिफिक गोल भी होगा कि ये हमें अचीव करना है। आगे है दे हैव वाइड रेंज ऑफ द गोल। तो उनके जो गोल हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। मीन्स सिंपल सी बात है कि एक तो स्टेट जो है उसको पलट देना, मीन्स पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना और ऑटोनॉमी को गेन करना, ऐसे वेरियस उनके गोल होते हैं इंसर्जेंट के। ठीक है, तो ये बेसिक अभी चीज़ें मैंने शुरुआत में आपको बताया कि वेरियस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इंसर्जेंसी के पीछे। अब आते हैं आगे, दैट अकॉर्डिंग टू द पॉल स्टीनाल्ड, ये थिंकर हैं, उन्होंने बोला है दैट 3 टाइप ऑफ इंसर्जेंसी इन इंडिया आर ट्राइबल एंड एथनो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी, जो कि नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में है। तो पहली वो जो इंसर्जेंसी का जो एग्जांपल दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ट्राइबल और एक एथनो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट, मीन्स जो अपनी अलग से आइडेंटिटी चाहते हैं। तो जैसे ये खालिस्तान मूवमेंट है पंजाब का, वो अलग से अपनी कंट्री की डिमांड करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, पर सिंपल समझ लो अभी आप कि खालिस्तान मूवमेंट पंजाब का वो अलग सेपरेट स्टेट वो चाहते हैं। और कुछ ट्राइबल जो हैं वो भी डिमांड करते हैं अपनी अलग से ऑटोनॉमी की, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। सो पहला डिफरेंस हमने देखा इंसर्जेंसी का, दैट इज़ ट्राइबल एंड एथनो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटी सेपरेटिस्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, वो रिलीजन बेस्ड है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल बेस्ड, जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है वो आपकी है आइडियोलॉजी बेस्ड। तो अकॉर्डिंग टू पॉल स्टीनाल्ड वो कहते हैं आइडियोलॉजिकल जो इंसर्जेंसी है इंडिया में उसके पीछे माओइस्ट लोग हैं, मीन्स आप उनको माओइस्ट इंसर्जेंसी भी बोल सकते हो। रिलीजन जो माइनॉरिटी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर उसका एग्जांपल है। और ट्राइबल और एथनो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट जो इंसर्जेंसी है उसका एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट और पंजाब। तो इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। अब हम इनको समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी क्या है। तो देखो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, लेकिन आपको टू द पॉइंट समझना होगा। That the insurgency in Kashmir is different primarily because it arises from the different perceptions with Pakistan and the people of Kashmir Valley on the accession of the state of Jammu and Kashmir of the Indian Union at the time of independence and the special status accorded to the state through Article 370 of the Indian Constitution. The insurgency in Jammu and Kashmir has been actively assisted by the government of Pakistan, and two countries have fought in 1965, 1975 and the Kargil War in 1999. It has been the official policy of the government of Pakistan to cut the Jammu and Kashmir from the India, and Pakistan not lost any opportunity to exploit any discontent in Jammu and Kashmir. There are reportedly around 20 to 30 camps in the Pak occupied Kashmir where militant or terrorists are being trained to the across the LOC lines of actual control to attack security forces and various terrorist organization sponsored by the Pakistan like Lashkar-e-Taiba, Harkat-ul Mujahideen or Jaish-e-Mohammed etc. as the part of the Pakistan's proxy war against the Indian state. तो जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी में आपको जो सबसे मेन पॉइंट है वो लिखना है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है पाकिस्तान का, और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में रह के इंडिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं। उसमें है लश्कर-ए-तैयबा और ये हरकत-उल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद, ये सब कुछ संगठन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि करीबन 30 के अराउंड जो टेररिस्ट कैंप हैं वो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हैं, जो LOC इसके थ्रू मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं उसको, LOC जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वहाँ से वो टेररिस्ट को भेज के सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करवाते हैं। और इसके अलावा जो मेन रीजन है जो इंसर्जेंसी का वो है फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि पहले यहाँ पे जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने इंडिपेंडेंस के दौरान, देखो इसमें जो बिल्कुल बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे
कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे उन्होंने अलग से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, मीन्स ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन द इंडियन टेरिटरी और नॉट इंटरेस्टेड इन द ज्वाइन इन द पाकिस्तान टेरिटरी। लेकिन बाद में क्या होता है, पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, आपको पता ही हरामी है एक नंबर का, ठीक है। तो वो पीछे से मीन्स ये जम्मू एंड कश्मीर अलग से अपनी ऑटोनॉमी चाहता था, तो किसी के साथ वो जुड़ा ही नहीं, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान की आर्मी ने आज़ाद होते ही। उसके बाद जो राजा थे ये कश्मीर के, उनको लगा कि मैं शायद मतलब जवाब नहीं दे पाऊँगा पाकिस्तान को, तो उन्होंने फिर इंडियन आर्मी को अप्रोच किया और फिर वो इंडियन आर्मी से समझौता भी कर ले, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट से साइन कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि भाई मैं इंडिया के अंदर मिलता हूँ, मीन्स कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है। और उसमें कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी भी दे दी गई कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। ये चीज़ें हुई, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, जो कश्मीर है वो हमारा है। देखो बात सिंपल है, वो तो बकवास ही करेगा, अब मैं क्या बोलूँ उसको, तो ठीक है। बट ओवरऑल आपको अगर प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे ना, जो डॉक्यूमेंट है पूरा प्रॉपर साइन है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया में उन्होंने पहले ही जो अपना एक्सेशन है वो कर लिया था, मीन्स इंडिया के वो का पार्ट है और इंडिया में वो मिल गए थे। लेकिन वो भड़काने वाली बात है कि पाकिस्तान खुद तो कंगाल है ही, उसको चाहिए कि ये इंडिया जो है ये इन्हीं सब चीज़ों में इंगेज रहे, ठीक है, डेवलप ना कर हो जाए कहीं। दूसरा, अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब भी भारत के खिलाफ ही रह के काम करते हैं। सो ये पूरा एक जो आपको बस समझना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी के पीछे जो है वो वजह है कि, अच्छा एक और चीज़, पाकिस्तान ही सबसे सेंटर में मैंने क्यों रखा, क्योंकि वही फंडिंग करके, जो मान लो यहाँ पे कुछ पीपल हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इवन पॉलिटिक्स में भी लोग होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो उन सब को फंडिंग मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो वो कॉमन पीपल को भड़काने का काम करते हैं। और मैंने आपको बताया भी, इंसर्जेंसी में कॉमन पीपल को भड़काया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आप पॉइंट्स अच्छे से आपको लिखना है पाकिस्तान को मेंशन करते हुए, इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। So friends, northeastern India consists of the 8 Indian states, that is Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya, ठीक है। And northeastern India holds a lot of importance due to the biodiversity and other resources, and this region has been experiencing insurgencies since the 1950s. All these areas face this revolt in different form and for different region. The insurgency also vary in the region by region. The northeast insurgency has been causing unrest of those who live around it and also for the entire nation. तो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में समझना होगा हमें कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसमें हमारे 8 इंडियन स्टेट आते हैं, जो आपको पता है नाम, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे, ठीक है। और 1950 के दौरान से ही वहाँ पे इंसर्जेंसी देखने को मिलती है और उसके पीछे वेरियस रीजन है, ठीक है। कुछ जो इंसर्जेंट जो लोग हैं वो अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को स्पेशल ऑटोनोमस और सेपरेट अपना दर्जा देना चाहते हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन कारण है वहाँ पे, जैसे हमने देखा वेस्ट साइड में, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान सबसे बड़ा फैक्टर है, तो नॉर्थ ईस्ट में फ्रेंड्स याद रखना चाइना जो है वो इन सब इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि इंसर्जेंसी नॉर्थ इंडिया में और किन कारणों से है, तो देखो इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया द ब्रिटिश हैड अडोप्ट ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. However, in the 1947, a new independent India faced the job of integrating different princely states across the country, and the combining of these different northeastern India cultures into the mainstream was a lot of hesitation. कि हम बात करें कि ब्रिटिश देखो जब यहाँ पे थे ना, क्यों ये नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न में इंसर्जेंसी इतनी रहती है, क्योंकि देखो हमने पिछली यूनिट में भी देखा था, जब मैंने आपको बताया कि बोडो मूवमेंट हुआ, ठीक है, इसके अलावा मेघालय अलग से बना और वहाँ पे और बहुत सारे अकॉर्ड हम मीन्स मूवमेंट हमें देखने को मिले।
तो ये क्या है इसके पीछे कि ब्रिटिश ने भी ना इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यार इनको अलग ही रहने दो, तो उनको ना नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाई ब्रिटिश ने, इनको अलग ही छोड़ दिया। तो ये वैसे भी वीक मतलब हर तरीके से पीछे रह गए। दूसरा, कुछ उनका ज्योग्राफी ऐसा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ना ज्योग्राफी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज भी हैं, कल्चर उनका अलग है, फूड, सारी चीज़ें। अब जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने चैलेंज था कि पूरी जो देश की इंटीग्रिटी है उसको, मीन्स बाउंड्री जो है वो प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, देश को यूनाइट किया जाए। क्योंकि बहुत बुरे हालात में फ्रेंड्स हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद हुई थी, है ना। उस समय क्या था कि वी हैव द ऑप्शंस, मीन्स प्रिंसली स्टेट्स वाज आल्सो देयर इन इंडिया। और ब्रिटिश तो इतने हरामी थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे मझधार में छोड़ गए, चले गए थे इंडिया को, कि प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला कि आप चाहें तो आप अलग देश भी रह सकते हैं, आप चाहें तो इंडिया में जुड़ लो, आप चाहें तो पाकिस्तान में। आप सोच के देखो, आप बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे हमारे जो मिड में थे, मीन्स जो एमपी है, गुजरात वाला हिस्सा है, बेंगलोर वाला है। तो आप सोच के देखो आप एक बार, वो अगर अलग से देश बन जाते तो आज क्या इंडिया जो इतना अच्छे से हमें मैप पे दिखता है, ये दिखता नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, उस समय बहुत बड़े चैलेंज थे इंडिया के सामने कि प्रिंसली स्टेट को भी साथ जोड़ना, ठीक है, और सबको साथ लेके चलना, पूरा देश को यूनाइट करना, और ऊपर से पाकिस्तान जैसे हरामी देशों को जवाब देना। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट जो रीजन की मैंने बात की कि वहाँ पे भी शुरुआत में बस ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी इंडियन गवर्नमेंट की, है ना। सो नागा हिल्स वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंसर्जेंसी। तो सबसे पहले जो नागा हिल्स है वहाँ पे इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न में स्टार्ट होती है। एंड नागा नेशनल काउंसिल डिक्लेयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया। सोच के देखो आप, उन्होंने खुद को एक अलग से देश घोषित कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द न्यूमरियस लीडर और बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद हमने उनको आज़ाद नहीं, मीन्स आज़ाद इन द सेंस हमने इंडिया में ही उनको रखा, ठीक है। हमने उनको समझाया और बहुत सारे एग्रीमेंट करके कि भाई ठीक, आपको ऑटोनॉमी देंगे, है ना, वी गिव्स यू ऑटोनॉमी, फ्रीडम, और ये सारी चीज़ें मीन्स करनी पड़ी, मजबूरी थी, ठीक है ना। तो ये सब हुआ। एंड द इंडियन आर्मी वॉज इंस्ट्रक्ट टू कंडक्ट, तो ये मतलब सारी चीज़ें हुई। बट फिर वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हुआ, मैंने कहा कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगा, ठीक है ना, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंसर्जेंट एंड द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा, इंसर्जेंट जो पीपल हैं सपोर्टेड बाय द चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि उस समय आप ध्यान दें 1960s और 70 के दौरान जब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही थी, तो आज का जो बांग्लादेश है ना वो उस समय पाकिस्तान का ही था, वो ध्यान रखना। बांग्लादेश तो बाद में 1971 में बना है, उस दौरान उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो पाकिस्तान यहाँ पे भी और ऊपर से चाइना, ये दोनों वहाँ पे बढ़ावा दे रहे थे कि जो इंसर्जेंसी है वो बढ़े और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको खिलाफ लोग हो जाएं, ठीक है ना। तो इंडिया को तोड़ने की ये साजिश थी, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ये ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंसर्जेंसी और ये सारे टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दैट वेरियस अदर फैक्टर ऑल्सो फॉर द emergence of the insurgency in northeast India, that around 40 million people live there, including the 213 of India's 635 ट्राइबल ग्रुप। मीन्स टोटल इंडिया में अगर हम बात करें 650 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से करीबन 200 से 250 ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पे रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। उनकी अलग ही कल्चर है, आइडेंटिटी है। एंड वो अपना क्या है कि गिविंग राइज टू इंसर्जेंसी बिकॉज दे वॉन्ट्स टू बी द प्रिजर्व देयर यूनिक आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं इसलिए भी। एंड दे ऑल्सो wants the social, economical and political freedom, and the development of northeastern India has slowed because of the various other problems and lack of funding during the independence time। में सरकार के पास पैसे नहीं थे, मैंने बताया, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो सरकार भी वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाई। मीन्स जो यहाँ नॉर्थ इंडिया में हमें जो प्रॉपर दिखाई देता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिकल मीन्स डेवलपमेंट हुआ, वो हमें नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखता शुरुआत में। तो ये सब भी रीजन थे कि लोग जो हैं वो खुद को फील करने लगे कि नहीं, हमें इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अब काम करना है, हथियार उठाने हैं,
ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि पाकिस्तान, चाइना, ये सब भी सपोर्ट कर रहे थे इंसर्जेंट को। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको वहाँ पे फ्रेंड्स लिखने हैं। आगे है कि इंसर्जेंसी अगर कुछ कुछ एरिया में उसमें हम बात करें, दैट असम में क्या है, तो द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इज़ एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप इन असम। जो अपनी इंडिजीनियस पीपल है असम के, जो लोग मीन्स अपनी जो खुद की आइडेंटिटी है वो उसके लिए डिमांड करते हैं। तो सबसे पहला जो इंसर्जेंट मूवमेंट हुआ जिस मीन्स वो कौन थे, द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। आगे है मणिपुर में जो है उन्होंने क्या है कि दे डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट बट डिड नॉट स्टॉप इवन व्हेन इट दिस गोल वाज अचीव्ड। मणिपुर में शुरुआत में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी कि उन्हें अलग से स्टेट बनना है, और बाद में स्टेट वो बना भी मणिपुर, लेकिन इंसर्जेंसी वहाँ पे अभी तक बंद नहीं हुई है। और क्यों? क्योंकि वो और अदर टाइप की ऑटोनॉमी जो है फ्रीडम चाहते हैं। सेम नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मीन्स त्रिपुरा, तो इन सब में आप वही लिखेंगे जो मैंने मेन आपको रीजन बताए हैं कि एक तो चाइना और पाकिस्तान फैक्टर, दूसरा अपनी खुद की कल्चर, आइडेंटिटी, इन सब को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट अभी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है बीजेपी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ नॉर्थ ईस्ट में। प्रॉपर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा ना, तब तक इंसर्जेंसी को हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रोक नहीं सकते। ठीक है ना। और वहाँ पे भी ध्यान रखना, दोनों ही टाइप की फॉलो कर रही है गवर्नमेंट पॉलिसी, मीन्स काउंटर इंसर्जेंसी, कि जो नहीं मान रहे उनको ठोका जाएगा। ठीक है, आर्मी के द्वारा, CIF और CISF और ये सब जो पुलिस फोर्स है हमारी, रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसके अलावा जो कॉमन पीपल है उनको साथ जोड़ा जाएगा, उनका विश्वास जो है, हार्ट एंड माइंड चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंसर्जेंसी इन पंजाब। So Punjab witnessed the insurgency begins in the 1970s, and this insurgency is also known as the Khalistan movement. And this movement is start in the 1971 when a resolution was passed by the Anandpur Sahib, and it was violent movement in which thousands of people were killed. The Khalistan movement was led by the Bandranwala Bandranwale, and he was later killed by the police force and with his follower inside the Golden Temple complex, and which also known as the Operation Blue Star. So इंदिरा गांधी एक्चुअली में उस समय PM थी, उन्होंने इन खालिस्तान के जो फॉलोवर थे, जो लीडर थे, इनको वहाँ पे गोल्ड मीन्स ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का एक ऑपरेशन चलाया और इन सभी खालिस्तानियों को वहाँ पे मार गिराया। ठीक है, और ये 1971 में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, और इनकी एक ही डिमांड थी कि हमें अलग से जो इंडिया का पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसको मिला के एक सेपरेट स्टेट की वो डिमांड करते हैं, दैट इज़ नोन एज खालिस्तान। और ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जो मैंने बताया 1984 में, उसी के चलते बाद में ये खालिस्तान, क्योंकि सारे खालिस्तानी तो मरे नहीं थे मिलिटेंट्स, तो उन्होंने फिर बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ठीक है ना, कुछ टाइम बाद। तो आप ध्यान रखें, मतलब ये इंसर्जेंसी इन पंजाब आज तक ये मुसीबत बनी हुई है। वैसे अभी इतना नहीं है, बट फिर भी ऐसे हैं, मीन्स जो कनाडा से और यूरोप के अलग अलग देशों में बैठे लोग सेम। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखें, प्लीज़ रिमेंबर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इंसर्जेंसी इज़ चाहे वो कश्मीर की इंसर्जेंसी हो और इधर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और इन द पंजाब इंसर्जेंसी, सभी को फंडिंग जो है वो बाहर से मिलती है। तो जैसे मैंने बताया खालिस्तान मूवमेंट जो पंजाब में यहाँ जो इंसर्जेंसी उसको सपोर्ट करते हैं खालिस्तान के जो लीडर हैं, और कहाँ बैठे हैं, जो यूरोप में, कनाडा में, वहाँ से वो फंडिंग करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न में इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है कौन? चाइना। और कश्मीर में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान। इसके अलावा हम अदर भी देखेंगे कि माओइस्ट जो एरिया हैं, ठीक है ना, जो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उन सब को भी सेम फंडिंग कौन करता है? चाइना। ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो देश को अंदर से, और क्यों ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंडिया जो है इंटरनली वीक हो जाए, अंदर ही लड़ता रहे, ठीक है, और बाहर से फिर हम उस पर अटैक कर दें।
एक छोटी सी चीज़, आपकी फैमिली को कोई लड़वा दे अगर आपस में, और बाहर से पीपल आपकी फिर आपके ऊपर अटैक करें, तो वो ईजी हो जाएगा ना आप सबको हराना। क्यों? क्योंकि आप अंदर से ही एकजुट नहीं हो, आप टूटे हुए हो, आप अंदर से ही फाइट कर रहे हो। तो सेम है चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है, दैट इंडिया इन्वॉल्व इन द इंटरनल मैटर रिलेटेड टू द इंसर्जेंसी, एंड देन वी विल बेनिफिट इन द वॉर। ठीक है ना, कि अगर कोई वॉर होता है फ्यूचर में तो वहाँ पे वो बेनिफिट लें, और सरकार, क्यों? क्योंकि सरकार तो अंदर उलझी हुई है, सारा पैसा तो सरकार का इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में लग रहा है, तो मिलिट्री बजट फंडिंग ये सब नहीं होगी। सो ओवरऑल दुश्मन देशों को ही तो फ़ायदा है, तो ये आपको समझना होगा। अब आपको फ्रेंड्स माओइस्ट इंसर्जेंसी के लिए पहले मैं आपको एरिया दिखा दूं। ये देखो आप, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये जो इलाके हैं ना, जो रेड में आपको दिख रहा है, ये हाईली अफेक्टेड इंसर्जेंसी है जो माओइस्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, ध्यान रखना, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो क्या याद रखना है, दैट माओइस्ट इंसर्जेंसी ओरिजिनेट फ्रॉम द poor people, or we can say the local people, especially the tribes, and now has the state objective of the overthrow of the Indian state and parliamentary democracy। तो माओ जो है, कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था माओ ने चाइना में, उसी के ये सपोर्टर हैं और माओ की आइडियोलॉजी को ये मानते हैं, और इनका एक ही मानना है कि दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाए, और एक one party rule, just like the China, they have the objective that India also have the one party rule, just like the China, that is communist party। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, उन सब के उखाड़ फेंकना चाहते हैं कौन? माओइस्ट जो पीपल हैं। और किससे प्रभावित हैं? माओ से। ध्यान रखना, माओ जो है वो लीडर हुए हैं चाइना में, उसी की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और लीटे, means the Lite is also known as the Tamil Iblam। तो जो ये लिटे है ऑर्गेनाइजेशन, लिबरेशन ऑफ द तमिल, जो आइडेंटिटी को बचाने की बात करते हैं। और इसके अलावा जो मैंने बताया PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इनको, माओइस्ट इंसर्जेंट को। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ब्रेक करना, कम्युनिस्ट जो पार्टी, वन पार्टी रूल को एस्टेब्लिश करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। सो ये सारे हैं फ्रेंड्स। सो ये पूरा हमारा चैप्टर था, और इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और पेरेंट्स और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।